हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अगर आप भी 2025 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम क्लास 10 के सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सभी विषय का मिक्स होगा। यानी कि जितने भी सोशल साइंस में आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सभी विषय का प्रश्न रहेगा। और सभी प्रश्न काफ़ी इजी सब है, और अगर आप एक बार इसे देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कहीं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है। भारत में जो सबसे ज़्यादा फसल होता है, यानी खाद्यान्न वाला फसल जो है वो कौन सा है। गेहूँ है, मक्का है, या फिर जौ है, या फिर धान है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो फसल होता है ना वो धान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछे कि धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में धान की खेती सबसे अधिक की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहते हैं बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में कृषि की जाती है। 50%, 60%, या 80%, या 36%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, 60%। ठीक है, 60% में खेती की जाती है बिहार में। ठीक है, अगर वही पूछे कि बिहार में कितने प्रतिशत में वन है, ठीक है, अगर वन पूछे कितने प्रतिशत में है तो आपका हो जाएगा 7.76। ठीक है, 7.76% में आपका वन है पूरे बिहार में। और सबसे ज़्यादा यानी कि खेती की जाती है बिहार में लगभग, यानी कि बिहार क्या है तो कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि 60% तक खेती की जाती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है। समाचार पत्र। देखिए संचार किससे कहते हैं, जिसमें कि एक बात एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है। ठीक है, या फिर कोई, जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं, किसी को कॉल करके कुछ बताते हैं, यानी कि एक सूचना को दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य जो होती है वो आपका संचार में आता है। ठीक है, तो समाचार पत्र में भी न्यूज़ रहता है, यानी कि एक चीज़ को यानी कि दूसरे जगह पहुंचाने का काम करती है न्यूज़ के माध्यम से। ठीक है, टेलीफोन भी आपका हो जाएगा संचार का माध्यम, टेलीविज़न भी हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, कॉट आउट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। ठीक है, यानी कि आपका पूंजी का मुख्य घटक क्या है, यानी कि आप किस तरह से कमा सकते हैं। ठीक है, पूंजी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहना हो चाहिए। ठीक है, आपका स्वास्थ्य रहेगा यानी कि आप हेल्थी रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तभी आप अपना पूंजी कमा पाएंगे। ठीक है, यानी कि पैसे कमा पाएंगे। ठीक है, और दूसरा आपका आवास भी चाहिए, यानी कि घर रहने के लिए घर चाहिए। तीसरा आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण चाहिए, यानी ठीक है, यानी कि आपके पास शिक्षा होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उसका प्रशिक्षण होना चाहिए, यानी कि उसके बारे में सीखा होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ये पूंजी निर्माण का मुख्य घटक इनमें से सभी हो जाएगा, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। ठीक है, आयात पर नियंत्रण, निर्यात पर नियंत्रण, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ठीक है, यानी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबको बनाए रखना। ठीक है, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक, यानी कि सभी प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये कभी बार मतलब पूछा गया है काफ़ी बार। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र से है, या द्वितीय क्षेत्र से, या तृतीय क्षेत्र से। ठीक है, देखिए आप पहले समझ जाइए कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि हो गया, और द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग हो गया, कारखाना हो गया, ये सब आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में आपका हो गया जॉब। ठीक है, जो कि आपका नौकरी होता है। ठीक है, तो वो आएगा इसमें। तो आपका जो हरित क्रांति जो है वो आपका कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो कृषि जो आपका आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो आपका अर्थव्यवस्था के जो किस क्षेत्र के हरित क्रांति। ठीक है, तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बिहार राज्य है। बिहार राज्य है क्या है,
उद्योग प्रधान है, पशुपालन प्रधान है, या फिर खनिज प्रधान है, या फिर कृषि प्रधान है। तो आपको पहले ही बताया था कि बिहार में 60% खेती की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो बिहार राज्य है वो आपका क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, यानी कि हम जो रहते हैं, ठीक है, जो खाते पीते हैं रहते हैं, उसका कौन प्रभावित करता है। राजकीय आय प्रभावित होता है, या फिर राष्ट्रीय आय प्रभावित होता है, या फिर प्रति व्यक्ति आय प्रभावित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे जो रहन सहन को प्रभावित करता है वो करता है आपका प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यानी कि जिस जगह का रहन सहन आय, यानी कि आदमियों का जो होगा, मतलब बोले तो जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उसका स्टैंडर्ड कुछ अलग होता है, ठीक है। तो हमारे रहन सहन जो प्रभावित करता है वो आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो आप कहेंगे गोवा का, ठीक है। और दूसरा नंबर पर कर्नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो कितने ज़िले हैं आप लोग कमेंट में ज़रा बता के दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसमें सभी इजी से प्रश्न है, आप लोग बस देखते जाइए, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में, ठीक है। देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी, बी है महात्मा गांधी, और सी है आपका जवाहरलाल नेहरू, और डी है आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था वो आपका जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे कि संपूर्ण क्रांति कब हुई थी, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे 1974 को, ठीक है, 1974 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि और इसी को छात्र आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, संपूर्ण क्रांति को, ठीक है। चाहे आपको संपूर्ण क्रांति बोले या फिर छात्र आंदोलन बोले, तो आप लोग इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो कब हुआ था, 1969 को, या फिर 1970 को, या फिर 71 को, या फिर 1972 को, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1971, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसका करेक्ट डेट पूछेगा तो आप कहेंगे 16 दिसंबर, ठीक है, 16 दिसंबर 1971। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो किस राज्य में हुई थी, ठीक है। राजस्थान, पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार, ठीक है। एक सेकेंड। तो देखिए भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी वो आपका हुआ था 1959 में, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, 1959 में राजस्थान में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1959 राजस्थान में। पंचायती राज की सबसे पहले पंचायती राज गठन हुआ था राजस्थान में 1959 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश वाला, ठीक है। ऑप्शन ए आपका उत्तराखंड, बी है आपका छत्तीसगढ़, और सी है आपका चंडीगढ़, और डी है आपका केरल, ठीक है। तो 64 का जो देखिए आप लोग पहले केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। देखिए पहला आपका है, जैसे कि पहला आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। आप लोग ऐसे आप कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। देखिए पहला लिखिए जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका लद्दाख हो गया, तीसरा दिल्ली हो गया, और चौथा आपका चंडीगढ़ हो गया, पांचवा आपका लक्षद्वीप हो गया, और छठा आपका पांडुचेरी हो गया, और सातवां आपका अंडमान हो गया निकोबार, और आपका आठवां दादर हवेली हो गया, ठीक है। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, तो 8 हैं, ठीक है। यह भी आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वो आपका है चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, चंडीगढ़। तो आप लोग ये 8 का नाम याद कर लीजिए, आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है संघ सरकार का उदाहरण है। इनमें से कौन सा संघ सरकार का उदाहरण, ठीक है। तो देखिए अमेरिका में भी संघ सरकार है, भारत में भी संघ सरकार है, कनाडा में भी संघ सरकार है, ठीक है। तो भारत क्या है, तो
राज्यों का यूनियन है, ठीक है, यानी कि संघ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है जो कि मुद्रा जारी करता है, ठीक है, भारत को पैसे देती है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो आप लोग अगर पैसे में ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आरबीआई। तो ये पैसा जो जारी किया जाता है वो आपका आरबीआई से जारी की जाती है, ठीक है, आरबीआई। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। पहला आपका है हॉलमार्क, बी है आपका एग मार्क, सी है आपका ईगो मार्क और डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए कृषि जो उत्पादकों के जो यानी कि कृषि उत्पादक जैसे कि आप लोग खाद को देख लीजिए, ठीक है, यानी कि कृषि में जो यूज करते हैं खाद के बोरा में जो आपका मोहर रहता है वो किस चीज़ का रहता है, हॉल मार्क का या एग मार्क का, ठीक है। तो देखिए हॉल मार्क किस में रहता है, तो ये आपका सोना चांदी में रहता है, ठीक है। सोना चांदी अगर आप लीजिएगा तो उसमें हॉल मार्क दिया रहता है, ठीक है। और एग मार्क की बात करें तो ये आपका खाद यानी कि कृषि उत्पादों के जो खाद वगैरह होता है बोरा वगैरह में उसमें रहता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर ये बी हो जाएगा एग मार्क। अगर आपसे पूछिएगा जैसे कि एसआई मार्क, एसआई मार्क में आपका सभी सामान में होता है, ठीक है, जैसे कि सिलेंडर हो गया या फिर उसका पाइप हो गया या फिर कोई भी सामान ले लीजिए उसमें आपका एसआई मार्क रहता है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। सेवा क्षेत्र ये आपका तृतीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र ये आपका द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है, कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र में जैसे बोले तो नौकरी हो गया, जॉब हो गया, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये सब आपका प्राथमिक यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुई थी, ठीक है। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी, किसानों पर, श्रमिकों पर या फिर व्यापारियों पर या फिर उद्योगपतियों पर। तो आपको याद होगा जो कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था आंदोलन, तो उसमें किस लिए हुआ था, तो वो यानी कि तीन कठिया प्रणाली के ही कारण हुआ था, ठीक है। यानी कि किसान को 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा का नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है, यानी कि 1 बीघा जो होता है आपका 20 कट्ठा होता है, ठीक है। तो उनमें से 3 कट्ठे में उनको नील की खेती करना पड़ता था, जिससे यानी कि उसके बाद फिर फसल नहीं उगता था उस सब खेत में, ठीक है, यानी कि उसका उर्वरक जो क्षमता होता है वो कम हो जाता था, ठीक है। तो ये जो आपका लागू था वो किसानों पर लागू था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किन समिति का गठन किया था, हंटर समिति का, डायर समिति का या फिर मॉन्टेग्यू समिति का या फिर चेसफोर्ड समिति का, ठीक है। तो 70 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हंटर समिति का। हंटर समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है, तो आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के निकट जो कि आपका जलियांवाला बाग के यानी कि क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े हम लोग, सब्जेक्टिव वाले प्रश्न के वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी बी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में इसका जन्म हुआ था किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर पूछे कब हुआ था तो 3 दिसंबर 1884 को इनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित हैं, पटना जिले में, नवादा जिले में, मुंगेर जिले में या फिर नालंदा जिले में, ठीक है। तो ये आपका क्या एक झील का यानी कि बोले तो
यानी कि बिजली बनाने का जो होता है ना, जल प्रताप, यानी कि जहाँ से जल बहता है, ठीक है, तो उसका ये नाम है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है नवादा ज़िले में, ठीक है। नवादा जिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नवादा जिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, नेपाल की, भूटान की, या बांग्लादेश की, या फिर चीन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। नेपाल और जो कि बिहार की सीमा जुड़ी हुई है, यानी कि एक साथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की ज़रूरत है, एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गठबंधन की सरकार तभी बनेगी जबकि एक, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलके बनती है गठबंधन की सरकार, ठीक है। तो इनमें से आपका हो जाएगा बहुदलीय, यानी कि बहुत सारे दल मिलके क्या होती है, तो गठबंधन की सरकार बनाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपका है लाल कृष्ण अंडवाणी, बी आपका मुरली मनोहर जोशी, सी आपका है राजनाथ सिंह, और डी आपका अटल बिहारी वाजपेयी। तो आपका जो 75 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापक कब हुआ था, तो आप इसका भी याद रहेंगे 1977 को, ठीक है। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, भारत में जो आपातकाल लगा था यानी कि लॉकडाउन लगा था एक बार पहले, वो कब लगी थी, 1970 में, 1975 में, 1977 में, या फिर 1980 में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में, ठीक है। 1975 में लॉकडाउन लगा था, यानी कि बोले तो आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भूकंप केंद्र के उद्भवता यानी पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, यानी कि जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है उस केंद्र को क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, उप केंद्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अधिक केंद्र, भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं जहाँ से भूकंप की शुरुआत की जाती होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सुनामी संबंधित है किससे, स्थल से, आकाश से, या समुद्र से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सुनामी जो आता है वो आपका समुद्र की तल से आता है, ठीक है, समुद्र के अंदर से आती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, और आपका स्थल से आता है आपका भूकंप आता है, और आकाश से आपका बारिश हो गया या फिर तूफान हो गया, ये सब आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, यानी कि जैसे आप लोग जैसे कोई भी सोना चांदी दबा हुआ है, धरती के अंदर में कोयला है, ये सब का पता लगाने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है, कौन से मशीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका हेलीकॉप्टर, दूरबीन, और सी आपका इंफ्रारेड कैमरा, या फिर माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रोस्कोप तो किसी भी छोटे चीज़ को बड़ा देखते हैं, और हेलीकॉप्टर तो आपका होगा नहीं, तो ऊपर उड़ता है, दूरबीन से आपका दूर की वस्तु दिखते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, इससे पता चलता है यानी कि दबे हुए वस्तुओं का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। आग लगना ये तो आप किसी व्यक्ति नहीं लगाता है, ठीक है। बम विस्फोट ये भी आपका मानव जनित आपदा है, और सी आपका ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। रासायनिक दुर्घटना ये आपका क्या है, तो व्यक्तिगत यानी कि मानव जनित आपदा है, ठीक है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका भूकंप है, ठीक है। भूकंप ये आपका प्राकृतिक आपदा है, बाकी ये तीनों मानव जनित आपदा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन खरीफ फसल है, इनमें से कौन फसल है जो कि खरीफ है, ठीक है। गेहूँ, बी आपका तिलहन, सी आपका जौ, और डी आपका धान। तो इनमें से जो खरीफ फसल है वो आपका है जो कि बारिश के मौसम में बोया जाता है, वो आपका क्या है, धान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर धान। अगर पूछे रबी फसल, तो रबी फसल में आपका गेहूँ आएगा, तिलहन भी आएगा, और जौ भी आएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपका रबी फसल के अंदर आएगा, और खरीफ फसल में आपका धान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है।
ऑपरेशन फंड क्या है? बाढ़ नियंत्रण के लिए, डेयरी विकास, या फिर बांध का रख रखाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेशन फंड जो है आपका वो आपका डेयरी विकास के से संबंधित है, ठीक है। डेयरी विकास या फिर बोले तो जैसे दूध हो गया, दूध उत्पन्न हो गया, फिर ऐसे इसके अंदर बहुत सारे काम आते हैं, ठीक है, डेयरी विकास के, डेयरी के क्षेत्र में। तो आप ऐसे याद रखेंगे जैसे कि दूध हो गया जो आपका हर घर में उपलब्ध होता है, यानी कि सबको इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑपरेशन फंड डेयरी विकास से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये ईस्वी वाला प्रश्न है, ठीक है। ईस्वी वाला प्रश्न आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। क्योंकि ईस्वी वाला प्रश्न आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब पढ़ के कहानी की तरह लिख सकते हैं, लेकिन अगर वहीं आपका ईस्वी वाला प्रश्न दे देगा तो आप उसे भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एक जितने भी ईस्वी वाला प्रश्न है सबको एक कॉपी में अलग से उसको लिख के रखिए और उसको सुबह शाम यानी कि याद कर ही लीजिए, ठीक है, जैसे भी हो। इससे अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे ईस्वी वाला प्रश्न को, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में बहुत सारी घटना है जो कि ईस्वी से याद करना पड़ता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इनमें जितने भी ईस्वी वाला प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और उसका PDF भी आपको लोग को दे देंगे, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, तो वो आपका हुआ था 1935 को, ठीक है। 1935 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में जो पहली सूती मिल यानी कपड़े बनाने की जो मिल स्थापित हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद या फिर कोलकाता? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई में सबसे पहले सूती वर्ष की यानी कि उद्योग लगी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के लिए एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, या फिर गेरिबाल्डी, या फिर मेजनी? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें से वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क, ठीक है। ये आपका यहाँ पे गलत लिखा है, वैसे बिस्मार्क आप लोग सही लिख लीजिएगा, जैसे कि बिस्मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं फ्रैंक फंड की संधि किस वर्ष हुई थी? देखिए ये ईस्वी सब वाला प्रश्न है, तो अगले वीडियो हम लोग ईस्वी वाला ही प्रश्न करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रैंक फंड की जो संधि हुई थी आपका वो आपका हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है। 1871 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1871 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप बोले तो लालटेन, ठीक है। जो आप लोग पहले अभी तो नहीं होगा, लेकिन जो आपका पापा लोग से पूछेगा तो बता देंगे लालटेन कैसा होता है, ठीक है। तो देखिए सेफ्टी लैंप उसी को कहते हैं, लालटेन को कहते थे, जिसमें किरासन तेल डाल के उसको जलाया जाता था, ठीक है। तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो आपका किया था किसने? तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें से हेम्फ्री डेवी, ठीक है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार करने वाले थे आपका हेम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, ठीक है। तो पहले देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1942 को, ठीक है। 1942 को हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस आंदोलन में जो प्रसिद्ध नारा था वो आपका था क्या बोले, करो या मारो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उस समय का जो प्रसिद्ध नारा था वो था आपका करो या मरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये नारा किसका दिया हुआ था, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है। तो ये नारा किसका दिया हुआ है आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखते हैं किसको किसको याद है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार का मार्क लगा लीजिए। देखिए पहला आपका सोशलिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर दास कैपिटल, या फिर अफ्रेल थीसिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए समाजवादियों का जो बाइबल कहा जाता है वो आपका दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है। दास कैपिटल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि दास कैपिटल किसकी रचना है तो ये भी आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स की, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया ये एक पुस्तक है दास कैपिटल।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1885 को। 1885 हो जाएगा इसका राइट आंसर। A.O. ह्यू के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, सबसे पुरानी पार्टी है हमारी देश की भारतीय जनता पार्टी, जो कि कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हाथ छाप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। चंपारण में, खेड़ा में, या फिर अहमदाबाद में, या फिर कोलकाता में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में किया था, जो कि आपका 1917 में हुआ था, ठीक है। 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था और गांधी जी ने सबसे पहला जो कि प्रयोग किया था यहीं पे किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, यानी कि पैसा का आविष्कार किसने किया था। पैसा, भाई साहब पैसा है तो सब कुछ है, ठीक है। देखिए पैसा का जो आविष्कार हुआ था आपका चीन में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि कॉपी का, यानी कि जो पेज है आप लोग जो लिखते हैं जिसमें पन्ना का, कागज़ का आविष्कार किसने किया, तो वो भी आपका चीन ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं भारत में सबसे लंबा बांध कौन है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है, ठीक है। तो हीररंद बांध है, या फिर हीराकुंड बांध है, या भाखड़ा नंगल बांध है, या फिर नरेला बांध है, ठीक है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा, ये भी आप याद रखेंगे। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो आप लोग कहेंगे उड़ीसा में, ठीक है। और सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। इनमें से कौन से खनिज है जो कि उद्योग का जननी है। सोना, तांबा, लोहा, या फिर मैग्नीज। तो उद्योग का जननी यानी कि सबसे ज़्यादा यूज किससे का होता है, लोहा का होता है। यानी कि ऐसा लोहा एक ऐसा खनिज है जिसका यानी कि लोहे के बना हुआ हर चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहे फिर घर हो, गाड़ी, या फिर बहुत सारी जगह में लोहा का बना हुआ आपको मिलेगा हर चीज़, ठीक है। तो जो कि खनिज का जो जननी है, यानी उद्योगों का जननी है, वो आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, ठीक है। एंथ्रासाइड, पीट कोयला, या फिर लिग्नाइट, या फिर बिटुमिन, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। और सबसे खराब कोयला की बात करें तो आपका पीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे खराब आपका पीट हो जाएगा और सबसे अच्छा आपका एंथ्रासाइड हो जाएगा। और सबसे कोयला ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में, ठीक है। ये भी प्रश्न आपसे बनता है कि बिहार में यानी कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गंडक परियोजनाएं हैं। गंडक परियोजनाएं हैं बेतिया में, वाल्मीकि नगर में, मोतिहारी में, या फिर छपरा में, ठीक है। तो गंडक परियोजना जो आपका है वो आपका है वाल्मीकि नगर में, ठीक है। वाल्मीकि नगर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्मीकि नगर में गंडक परियोजनाएं स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, यानी कि इनमें से सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में, ठीक है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, या कर्नाटक, या फिर केरल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा वन है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं भागलपुर जिले में, मुंगेर जिले में, बांका जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में। देखिए कहलगांव जो कि विद्युत यानी परियोजनाएं हैं एनटीपीसी है, वो कौन से ज़िले में पड़ता है। ये आपका पड़ता है भागलपुर ज़िले में, ठीक है। जो आप लोग भागलपुर वाले हैं उनको तो पता होगा। वैसे हमारा भी इसी के बगल में घर है, ठीक है। कहलगांव में ही रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन कौन से जगह से देख रहे हैं, कौन इनमें से कौन ज़िले से आप लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हैं। सूखे के लिए यानी कि जो सूखता आपका खेत वगैरह हो गया, यानी कि सूखा जो पड़ता है इस खेत में, उसका उत्तरदायी कौन है। वर्षा की कमी, भूकंप, या फिर बाढ़, या फिर ज्वालामुखी का क्रिया, ठीक है। तो ये बाढ़ आता है तो पानी आपका बढ़ता है, भूकंप से आपका
खेत नहीं सूखता है, ठीक है। तो यानी कि आपका वर्षा के कमी के कारण ही आपका सुखाड़ आता है, खेत वगैरह सूखता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है, तांबा से, अभ्रक से, लोहे अयस्क से या फिर बॉक्साइट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट से संबंधित है आपका एल्युमिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।